नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव ऑफ चार्ज, दूसरी हमारे पास आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर अगला जो हम टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे वो होगा हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। तो इस कूलम्ब लॉ क्या है और इसका बेसिक पूरा हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एडिटिव ऑफ चार्ज। तो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। तो आपका बोर्ड्स है ना, उसमें आपने बस ये जो है ये लिख देना है, प्रॉपर्टीज लिखी, नाम और इसके साथ ही डेफिनेशन ये लिख दी, आपको पूरा नंबर आ जाएंगे। बट आपको समझना है तो इसका मतलब जो है एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं ना उसको हम डायरेक्ट ऐड कर जाते हैं, जो हम मेथड्स यूज करते हैं एल्जेब्रिक के। ये मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड्स नहीं है। जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था अलग अलग मेथड्स होते थे किसी भी चीज़ को ऐड करने के, बट ये जो चार्जेस हैं ये जैसे हम मैथ को यूज़ करते हैं ना, सिंपल अलजेब्रा को, उसी तरीके से इसको ऐड कर रहे होंगे। तो इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो मान लेते हैं हमारे पास है एक सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर एक चार्ज है, ये Q1 है, एक चार्ज ये है Q2 है, ये चार्ज ये है, ये Q3 है, ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है Q4 जो है नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज है Q5 ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम हमारे पास है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसका टोटल चार्ज कितना होगा। तो जैसे हमने देखा ऊपर कि डायरेक्ट ऐड करेंगे हम, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, टोटल चार्ज वो हमारे पास नथिंग बट क्या हो जाएगा, Q1 प्लस वाला प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस क्या होगा Q4 जो नेगेटिव का है उसको डायरेक्ट वैसे लिख देंगे, प्लस माइनस का Q5। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा। तो मतलब हम डायरेक्ट उसको ऐड कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व, मतलब सेम रहना, चेंज, किसी चीज में चेंज ना आना, उसको कहेंगे हम कंजर्व रहा है। कंजर्व है मतलब सेम है। तो क्या बोलता है ये, तो ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड। तो इस क्या होता है इसको समझेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई भी हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है हमारे पास जिसमें क्या हो रहा है, ना मास बाहर जा रहा ना अंदर आ रहा, मतलब कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना उसमें जितना भी हमारे पास चार्ज होगा बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आज हमारे पास कुछ चार्ज है तो 10 दिन बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा, 1 महीने बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा, और 1 साल बाद भी उतना ही चेंज रहेगा। अगर हम उसमें कोई चेंज, अगर हम उस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो चार्ज बिल्कुल का बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये थी हमारे पास द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बोलते हैं क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच एन चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल पार्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज इट। तो इसको तो आपने डायरेक्ट लिखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हमारे पास सिंपल है कि कोई भी बॉडी है, मान लो ये है एक बॉडी, ठीक है, इसके अंदर है कुछ चार्ज Q, और एक बॉडी ये है, इसके अंदर चार्ज है मान लो कुछ Q2, इसमें था Q1। अब मान लो अगर इस बॉडी से इस बॉडी में, मतलब Q1 बॉडी से Q2 बॉडी में मान लेते हैं हम, जो है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर, ठीक है। तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू हो रही होगी। क्या हो रही होगी, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। कभी भी वो एक डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। डेसिमल वैल्यू कभी भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो हमेशा क्या हो रही होगी, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। और इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास, जो चार्ज किसी भी बॉडी से जा रहा होगा वो नथिंग बट प्लस माइनस NE होगा, एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होगा। और यहाँ पे जो N है वो एक क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर जिसे हम बोलेंगे।
तो मतलब कभी भी जिस एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में अगर चार्ज जा रहा है तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, कभी भी वो डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, हमेशा पूरा चार्ज जाएगा। जैसे मतलब 1 या 2 या 3 या ऐसे n नंबर जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा चार्ज चला गया या 1.5 चार्ज, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या है, बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी या ऑन अ बॉडी डज नॉट वेरी whatever may be the speed of the body। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर है क्यू चार्ज, अब ये रेस्ट में है, मान लेते हैं ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये हमारे पास सी पोजीशन है। तो ये बॉडी हमारे पास है जिसमें क्यू चार्ज है और ये अभी रेस्ट पे है ए पोजीशन पे, तो इसमें मान लेते हैं क्या चार्ज है क्यू। अब इसको अगर मैंने बी स्पीड से मूव करवाया और ये पहुंच गए कहाँ पे, बी पोजीशन पे, तो जो इसके पास चार्ज होगा वो क्यू ही रहेगा, उस चार्ज पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्पीड का कोई चेंज नहीं होता। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ बॉडी कुछ भी हो उसका चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा। दैट इज हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्जेस था। ठीक है, तो आई होप आपको चारों की चारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास था एडिटिव ऑफ चार्ज, ये उसकी डेफिनेशन रही। फिर हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी प्रॉपर्टी और इसकी डेफिनेशन। और लास्ट था हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज, जो इसकी ये प्रॉपर्टी रही। तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे हम क्या है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही ये कूलम्स लॉ ही है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट देख रहे होंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये डेफिनेशन और जो मैं बताऊंगा अभी सॉल्व करके अगर आप करोगे तो आपको बोर्ड्स में पूरे नंबर और आपका कंसेप्ट तो जेई के लिए या नीट के लिए क्लियर हो ही रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या है कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल बोलता है दैट अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक पॉइंट यहां क्लियर करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या बोलने का बोल रही है डेफिनेशन, ये बोल रही है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लेते हैं अगले स्लाइड में देखेंगे हम इसको, तो हमारे पास कूलम्स लॉ क्या है। ठीक है, कूलम्स लॉ की बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर है Q1 चार्ज और एक बॉडी है जिसका अंदर है Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं हमारे पास है R। ठीक है, अब कूलम्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ पहली बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है। तो फोर्स जो इन दोनों के बीच में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के। तो ये पहला पॉइंट जो डेफिनेशन ने बोला था, जो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और दूसरा बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ना उससे क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो सेकंड पॉइंट हमें इस डेफिनेशन से लगता है वो है जो फोर्स है अगर इसका मैग्नीट्यूड लूम है, ठीक है, तो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे हम जब, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, जो फोर्स इन दोनों के बीच में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2 एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई दोनों के बीच में। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसको हमने डिनोट किया हुआ है K, जो क्या है हमारे पास जो कूलम्स, जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जो F हमारे पास बनी मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो बना हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, यहां से हमारे पास फोर्स आ गई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे K की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है K की वैल्यू। तो यहां से अब क्या बन गई फोर्स हमारे पास आ गया दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई दो चार्जेस के बीच में क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है बात कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? तो जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये हमें बता रहा है कि जो चार्जेस हैं वो किस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट मतलब या तो वो एयर में होंगे या तो वो वैक्यूम में होंगे। जब इन दो मीडियम्स के अंदर चार्जेस होंगे तब हम एप्सिलॉन नॉट को यूज करते हैं। अगर किसी और मीडियम में हुए तो फिर हम यूज करेंगे 1 मिनट। जब हमारे पास अगर चार्जेस किसी और मीडियम में, अदर मीडियम, जब हमारे पास जो चार्जेस हैं होंगे ना वो अदर मीडियम में होंगे और उनके बीच में क्या फोर्सेस होंगी, अगर उसको निकालना होगा हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर हमने वो एप्सिलॉन नॉट की जगह होता है हम डाल दिए एप्सिलॉन मीडियम, जो इंडिकेट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ दैट अदर मीडियम। परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम किन को छोड़ के, देन एयर और वैक्यूम। ठीक है। और जो हमारे पास एप्सिलॉन जो मीडियम होता है ना वो होता है हमारे पास नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी इनटू एप्सिलॉन आर। ये चीजें होती है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आ जाएगी वैल्यूज क्या क्या है। तो जो हमारे पास के कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू हमारे पास सिंपल होती है। उसकी जो वैल्यू है हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू होती है हमारे पास के की। वेयर एज जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई और हमारे पास के कांस्टेंट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई। तो ये थे हमारे पास टॉपिक्स कूलम्ब्स लॉ और हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।